घटना। कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। ये घटना भी ठीक वैसी ही है, एक ऐसी घटना जिसे मैं कभी किसी को ठीक से समझा नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपको वो सब बताने जा रहा हूँ जो मैंने महसूस किया, देखा और सहा। ये घटना तब की है जब मैं पहली बार अपने दोस्त अर्जुन के गांव गया था। मैं वहां कुछ सुकून के पल बिताने और गांव की जिंदगी को करीब से देखने गया था, लेकिन वहां के एक जंगल में मिली एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ा था जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह से समझा नहीं सकता। हर रात हर पल वो मेरे आसपास थी। वहां जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये 2011 की बात है, जब मैं अपने दोस्त अर्जुन के गांव माधोपुर पहली बार गया था। अर्जुन अक्सर अपने गांव के बारे में बड़े गर्व से बातें करता था। उसका गांव ओडिशा के एक दूर दराज इलाके में था, जहां तक पहुंचने के लिए कई घंटों का सफर तय करना होता था। पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैंने सोचा क्यों न गांव जाकर कुछ दिन शांति में बिताया जाए। गांव तक पहुंचने का सफर थका देने वाला था। सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ी, फिर एक लोकल बस और आखिर में 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जैसे जैसे मैं गांव के पास पहुंचा, आसपास का माहौल बदलने लगा। घने जंगलों से गुजरते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये जगह बाकी दुनिया से कितनी अलग है। चारों तरफ केवल सन्नाटा, जिसमें कभी कभी पक्षियों की आवाज और हवा के झोंकों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रास्ते में सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सच में वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसमें अजीब बात यह थी कि उस माहौल में न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधे की चीज मुझे देख रही है, पर मैंने इसे सफर का थकान समझकर सीधे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जब तक मैं गांव पहुंचा तब तक माहौल हल्का हो चुका था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग और बच्चों की खिलखिलाहट ने एक सुकून भरा एहसास दिया। अर्जुन का घर गांव के किनारे पर था और उसके घर के ठीक पीछे से वो जंगल शुरू होता था जहां से मैं आया था। घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें इतनी बड़ी थी कि वो उसके घर के आंगन में फैली हुई थी। अर्जुन के परिवार ने जिस अंदाज में मेरा स्वागत किया, मुझे लगा कि ये कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बीतने वाले हैं, पर यह सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस शाम अर्जुन और मैं गांव के आसपास घूमने निकले। गांव की शांति और सादगी देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था। उसी बीच अर्जुन मुझे जंगल के किनारे तक ले गया, जहां की हवा में लकड़ी और मिट्टी की मिली जुली गंध थी। उस जंगल के तरफ इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि इस जंगल के बारे में उसने बचपन से कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन कौन सी, ये उसने विस्तार से नहीं बताया। खैर, घूम फिर कर रात को हम खाना खाने के बाद बरामदे में बैठे थे। दूर दूर तक झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन जंगल की ओर देखने पर वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। ठीक उसके अगली सुबह अर्जुन ने मुझे जंगल में घुमाने का प्रस्ताव रखा। इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वो जगह रात में जितनी डरावनी लग रही थी, दिन के समय वो जगह उतनी ही शांत और खूबसूरत थी। अर्जुन रास्ते में मुझे तरह तरह की चीजें दिखा रहा था। पुरानी पगडंडियां, पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां और कुछ छिपी हुई जगह। उसी बीच चलते चलते अर्जुन को जमीन में कुछ दबा हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक लकड़ी की गुड़िया निकली। गुड़िया बहुत पुरानी थी, मगर वो मिट्टी में दबा होने के बावजूद भी ज्यादा गंदा नहीं था। इसलिए अर्जुन ये कहकर उसे घर लाने की बात करने लगा
कि उससे उसकी भतीजी खेल सकती है, जबकि वो गुड़िया दिखने में थोड़ा अजीब थी। मैंने उसे मना तो किया था, लेकिन वो नहीं माना। जब हम गुड़िया को लेकर घर लौटे, अर्जुन ने उसे आंगन के कोने में रख दिया, जहां मैं बार बार उस गुड़िया को देख पा रहा था। हालांकि उस दिन की बाकी शाम तो ठीक ठाक गुजरी, लेकिन रात होते ही उस गुड़िया का खेल शुरू हो गया। रात को जब मैं सोने गया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के करीब जाते ही मुझे कमरे के बाहर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पहले मैंने इसे हवा का कोई झोंका समझा, लेकिन ध्यान से सुनने पर वो असल में किसी के चलने की आवाज थी। अगले दिन भी मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। जब भी मेरी नजर उस गुड़िया पर पड़ती, ऐसा लगता जैसे वो मुझे घूर रही है। पर मैंने इस बारे में अर्जुन को कुछ नहीं कहा। दूसरी रात चीजें और भी डरावनी हो गई। रात के करीब 1 बजे मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। कमरे में अजीब सा ठंडापन आ गया था, और साथ में वो बदबू जो मुझे किसी सड़े हुए मुर्दा जानवर की लग रही थी। पर ये सब अचानक कैसे, ये देखने के लिए मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। इस दफा मैं इसे भ्रम कहकर भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो बदबू वो अब भी मेरे नाक को आकर लग रही थी। हालांकि ये बात मैंने उसकी अगली ही सुबह अर्जुन और उसके परिवार को भी जाकर बताया, लेकिन वो मुझे हंसते हुए कहने लगे कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। जबकि तीसरी रात वो सबसे भयानक थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं किसी को अपने पास खड़ा देख पा रहा था, जो कि इंसान के आकृति का मगर लंबा और डरावना था। उसे एकदम अपने मुंह के सामने देखकर मैं डर से बिस्तर पर जम गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलूं, क्योंकि ना सिर्फ मैं उसे देख पा रहा था, बल्कि मैं उसके ठंडी मौजूदगी को साफ महसूस कर पा रहा था। और साथ में वो गंध भी मुझे आ रही थी, जिसके बदबू से मैं पिछली रात परेशान हो रहा था। उस समय डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं अर्जुन को आवाज तो देना चाहता था, पर न जाने क्यों मेरी आवाज दब सी गई थी, यानी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। इसीलिए उस खौफनाक हालात में मैंने बस किसी तरह से लाइट्स को ऑन कर दिया। पर जब लाइट ऑन हुआ तो वहां बिस्तर के पास कोई नहीं था, सिवाय उस लकड़ी के गुड़िया के, जो अब मेरे बिस्तर के ठीक बगल में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मैं हैरानी से वही सुन रह गया था। क्योंकि सोने से पहले मैंने उस गुड़िया को आंगन में देखा था, पर वो वहां से मेरे कमरे में कैसे आया, इसका कारण मुझे आज भी पता नहीं चला। खैर, उसी वक्त मैं घबराते हुए सीधे अर्जुन के पास गया और उसे वो गुड़िया दिखाते हुए सब कुछ बता दिया जो अभी मेरे साथ हुआ था। हालांकि तब उसे मेरी बातों पर यकीन था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर शायद वो मेरी पसीने से भीगी हालत को देखकर थोड़ा घबरा जरूर गया था। इसलिए उसके अगले ही दिन उसने गांव के पंडित को घर बुलवाया। उस पंडित ने ये बताया कि गुड़िया अशुभ है और इसे हमें तुरंत नष्ट करना होगा। पर जब हमने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, तब लकड़ी का होने के बावजूद भी वो आग पकड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज जलने से रोक रही है। इसलिए पंडित जी ने उस गुड़िया को नष्ट करने के लिए एक विधि करने का सुझाव दिया, लेकिन वो विधि हमें उसी जगह करना था जहां हमें वो गुड़िया मिली थी, यानी कि जंगल के अंदर। जहां जाकर थोड़ा पूजा पाठ के बाद पंडित जी ने उस गुड़िया को दोबारा आग लगाने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब भी रहे। पता नहीं कैसे, मगर वो गुड़िया काफी तेजी से जलने लगी थी और साथ में उसके अंदर की बुराई भी, क्योंकि उसके जलते ही मुझे अपना शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा था, जो कि पिछले रात के घटना के बाद से ऐसे भारी था मानो कोई मेरे ऊपर सवार हो। उस घटना के बाद
मैंने कुछ और दिन वहीं पर बिताए, लेकिन उनमें से एक भी रात में अकेले नहीं सो पाया, इस डर से कि कहीं वो गुड़िया वापस ना आ जाए, क्योंकि उस डरावनी रात और गुड़िया ने मेरे मन में डर का एक बीज छोड़ दिया था। दोस्तों, जब भी हम किसी डरावनी घटना का सामना करते हैं, तब हर साया, हर आहट, हर हलचल एक अजीब सी घबराहट का कारण बनती है, और वही कल्पना की सीमा को पार करते हुए हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते, और जो हमारी समझ से बाहर है वही हमारे भीतर समाने लगती है। उस गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ, उसने मुझे ये सिखाया कि भय केवल उन घटनाओं तक सीमित नहीं रहता जो हम देखते हैं, बल्कि वो उन डरावनी अनुभूतियों में छिपा होता है जो हम महसूस करते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि हम कुछ खो नहीं सकते, लेकिन जब वो डर हमें घेरता है तो हर चीज़ एक भयावह रूप ले लेती है। वो घटनाएं और उन घटनाओं का असर हमारे भीतर किसी निशान की तरह रह जाते हैं, जिन्हें हम जितना भी भूलने की कोशिश करें वे वापस आकर हमें परेशान करती है। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि कुछ घटनाएं हमारी समझ से परे है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अरविंद के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।